हेलो दोस्तों, फाइनल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका दोस्त प्रियांशु। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। और ये 10 क्वेश्चन है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन है और इन 10 क्वेश्चंस के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, हम एक बार एक हृदय की एक छोटी सी संरचना बनाकर दिखाते हैं। देखो, ये मनुष्य का हृदय है, ये 4 भागों में डिवाइड होता है। एक भाग ये होता है, एक भाग ये, और एक ये और एक ये। इसके अंदर 4 भाग है, इसलिए मनुष्य के हृदय को बोला जाता है 4 चैम्बर, यानी कि 4 चैम्बर। तो मनुष्य का हृदय जो होता है वह 4 चैम्बर या फिर 4 कोष्ठक उसके अंदर होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, चलो मैं एक बार बता दूं आपको, मानव जो होता है, मनुष्य, उसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। और अगर मैं आपसे मछली की बात करूं, मछली, जैसे आपने मछली देखी होगी, और जो मछली होती है, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। और यही अगर मैं बात करूं आपसे उभयचर, जो आपके उभयचर होते हैं, उभयचर मतलब जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, उनके अंदर चैम्बर की संख्या होती है 3। और इसके अलावा हम अगर पक्षियों की बात करते हैं, पक्षियों के हृदय के अंदर कोष्ठकों की संख्या होती है 4। तो शायद आप समझ गए होंगे, मनुष्य के अंदर, मछली, उभयचर और पक्षियों के अंदर 4 चैम्बर या फिर 4 कोष्ठक होते हैं उनके हृदय में। ठीक है, अब इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। अब इधर दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से देखो, एक होता है बच्चों फ्लोएम, और एक होता है बच्चों जाइलम। अक्सर बच्चे इनमें गलतियां करते हैं, तो इसलिए हम इनका निपटारा कर देंगे इसी बार। तो फ्लोएम जो होता है वह क्या कार्य करता है? देखो, जैसे कि आपने एक पेड़ देखा होगा बच्चों, ये एक पेड़ है, और इस पेड़ में क्या होता है, जड़ें भी होती हैं। तो इस पेड़ से जो जड़ हैं, जड़ों से पत्तियों तक जो जल है वह कैसे पहुंचता है? वह जाइलम के द्वारा पहुंचता है, जाइलम के। यानी कि हम कह सकते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो जल का संवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो जो फ्लोएम होता है वह क्या कार्य करता है? वह पेड़ पौधों के अंदर जो फल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के अंदर जो उसके अंदर पोषक पदार्थ होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो भोजन होता है, उसको इधर से उधर ले जाने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? फ्लोएम। यानी कि सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जो जाइलम होता है वह पेड़ पौधों में जल का संवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है वह पेड़ पौधों के अंदर भोजन को ले जाने का कार्य या भोजन का संवहन करता है। तो आप समझ गए होंगे, जो फ्लोएम होता है वह भोजन को ले जाने का कार्य, और जो जाइलम होता है वह जल का संवहन करता है। तो सारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके अंदर है ऑप्शन ए सुक्रोज के रूप में। तो बच्चों ये जो सुक्रोज है, ये क्या मामला है? देखो, जो भोजन होता है पेड़ पौधों का वह सुक्रोज के रूप में ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ पर हमने सुक्रोज के रूप में इसी ऑप्शन को हमने चूज कर लिया। अब इधर देखते हैं बच्चों, प्रोटीन के रूप में नहीं, हार्मोन्स के रूप में नहीं, हार्मोन्स की भी कोई जरूरत नहीं होती वहाँ पर, वसा के रूप में नहीं। तो इसका मतलब जो होता है, या तो यहाँ पर होता भोजन, या फिर सिंपल भाषा में हमने बोल दिया यहाँ पे सुक्रोज, क्योंकि जो पेड़ पौधा होता है वह सुक्रोज के रूप में ही भोजन प्राप्त करता है। तो बच्चों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कहता है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है।
तो इन धातुओं में से देखो बच्चों, कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, कौन सी धातु हाइड्रोजन को हटा सकती है। तो बच्चों मैं आपके सामने एक सारणी लिख देता हूं, जैसे कि KNa Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag और Au। अगर मैं इनके नाम बताऊं बच्चों तो देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, कॉपर और पारा जिसे बोलते हैं मरकरी और सिल्वर और इसके बाद है गोल्ड। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, इसी श्रेणी को बोलते हैं बच्चों सक्रियता श्रेणी, भी इसी का नाम है, या अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी इसी का नाम है, सक्रियता श्रेणी। तो हम इसी का यही नाम लिख देते हैं, सक्रियता श्रेणी। तो देखो ये सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है, ये सक्रियता श्रेणी ये बताती है कि कौन सी धातु कितनी अभिक्रियाशील है। तो देखो बच्चों, जो इसके अंदर सबसे ऊपर बैठी, देखो ये जो धातु है, ये धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो धातु है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, ये समझ लो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है, यानी कि हाइड्रोजन अम्ल देखो बच्चों कोई भी हो सकता है, जैसे कि HCl, H2SO4, ये सारे अम्ल हैं, या फिर HNO3 हो गया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इन अम्लों में से जो हाइड्रोजन है, इसको इनमें से कौन सी धातु हटा सकती है या फिर विस्थापित कर सकती है। अब देखो, जो हाइड्रोजन ये है, देखो प्रत्येक अम्ल के अंदर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये रहा। तो इस हाइड्रोजन को वही धातु विस्थापित कर सकती है जो इससे ऊपर बैठी हुई हो। देखो पोटेशियम है, वो भी इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा सकती है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये सभी धातुएं क्या कर सकती है, ये सभी धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। इसीलिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो, जो इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन ए है वो है जिंक। क्या जिंक हटा सकता है हाइड्रोजन को? बिल्कुल हटा सकता है, क्योंकि जिंक जो है वह हाइड्रोजन से ऊपर बैठा हुआ है। हम कह सकते हैं अगर हम ऊपर बढ़ते जाए, यदि हम ऊपर बढ़ते जाए तो इनकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी बढ़ती जाती है। तो जिंक जो है वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक जो है वह हाइड्रोजन से ऊपर बैठा हुआ है। अब देख लो कॉपर देख लो कहाँ है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए यह विस्थापित नहीं कर सकता, इसको यहाँ से हटा नहीं सकता। अगर हम देखते हैं Ag, जिसका नाम होता है सिल्वर भी हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए सिल्वर भी हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। इसके बाद देखते हैं पारा, Hg भी हाइड्रोजन से नीचे है, ये भी इसको नहीं हटा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो दो लाइनों में हम इसको समझते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? देखो बच्चों, विद्युत ऋणात्मकता होती है किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, या फिर किसी भी परमाणु के आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। तो इन सभी में से जो आपका फ्लोरीन होता है वह क्या करता है? वह सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है अन्य परमाणु को, या फिर हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वह बहुत बार पूछा जाता है। ये नंबर 5, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण बना देते हैं भाई। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण का ये बिंदु होता है ध्रुव, ये बिंदु होता है F अर्थात मुख्य फोकस, ये बिंदु होता है वक्रता केंद्र C, और P से लेकर F तक की दूरी होती है फोकस दूरी। अब देखो बच्चों, चिन्ह परिपाटी के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई दूरी इस तरफ चलते हैं तो वह माइनस होती है, और अगर कोई दूरी इस तरफ चली जाती है तो वह प्लस होती है, इसलिए फोकस दूरी क्या होगी? हमारी प्लस की होगी। तो हम कह सकते हैं जो F होगा वह कितना दिया क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर है 12 सेंटीमीटर। अब जो F 12 सेंटीमीटर है वह प्लस का होगा, क्योंकि फोकस दूरी हमारी उस तरफ है।
अब नेक्स्ट हम इधर देखते हैं, अब हम इधर देखते हैं वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी। फॉर्मूला है हमारे पास प्यारे बच्चों, F बराबर R/2, अर्थात F की वैल्यू हमारे पास है 12, वो भी प्लस की, और इज इक्वल्स टू R/2, और जो 2 है वह 12 के पास चला जाता है, इसलिए 12 गुना 2 हो जाता है और बराबर R, अर्थात R बराबर 24 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ऑप्शन में है क्या? हाँ जी, ऑप्शन में है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन 6 है वह कहता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखो बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक होता है न्यूनतम दूरी और एक होता है अधिकतम दूरी है। एक तो होती है अस्पष्ट नेत्र की या फिर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, और एक होता है बच्चों अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि स्वस्थ आंख या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप बताओगे 25 सेंटीमीटर। कितना भाई? 25 सेंटीमीटर। और एक होता है अधिकतम दूरी। तो स्वस्थ आंख की अधिकतम दूरी होती है अनंत, ठीक है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, जो स्वस्थ आंख होती है वह अनंत दूर तक देख सकती है, इसलिए अधिकतम दूरी होती है स्वस्थ आंख की अनंत। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब देखो न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, शायद इस बात को आप समझ गए होंगे। ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर और 2.5 मीटर। तो ध्यान से ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है बच्चों, क्योंकि 25 सेंटीमीटर इधर भी है, 25 इधर भी है, लेकिन ये मीटर में है। तो आप जल्दबाजी में ऐसा ना करना कि भाई 25 सेंटीमीटर की बजाय आप 25 मीटर कर दो, इसलिए मैंने ऑप्शन में लिया कि कभी आप 25 मीटर लगा दो, तो जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। अर्थात विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या होगी? देखो 2 चीजें होती है बच्चों, एक तो होता है विद्युत मोटर, हम ध्यान से समझेंगे, एक तो होता है विद्युत मोटर, और एक होता है बच्चों जनित्र, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों उसको जनरेटर। जनरेटर। जो विद्युत मोटर होता है वह क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट को वह मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और जो विद्युत जनित्र होता है वह क्या करता है, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी। विद्युत मोटर क्या करता है बच्चों, ये करता है विद्युत ऊर्जा को बदलता है, वह किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। और जनित्र जो है वो क्या करता है, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। जो विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है बच्चों, विद्युत जनित्र करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जनित्र क्या करता है, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में या फिर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है H2SO4 विलयन का pH मान होता है। तो प्यारे बच्चों हमने कल भी पढ़ा था, एक स्केल होता है जिसका नाम होता है pH स्केल, और इस स्केल को दिया था एक प्रोफेसर जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सारिन्सन। तो उन्होंने pH स्केल बनाया था, और ये pH स्केल 0 से लेकर 14 तक था, बीच में 7 भी था, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और इधर था 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो ये pH स्केल क्या बताता है, ये pH स्केल ये बताता है कि किसी विलयन की प्रकृति किस प्रकार की है, वह विलयन अक्षारीय है, अम्लीय है या फिर उदासीन है। तो बच्चों अगर किसी का pH मान 7 होता है तो वह उदासीन प्रकृति का होता है। तो अगर हम 7 से आगे की ओर चले तो हमारा जो विलयन होता है वह अक्षारीय प्रकृति का होता है, और अगर हम 7 से कम या फिर 0 की ओर चले तो pH मान हमारा अम्लीय होता है, अम्लीय।
अम्लीय होता है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है H2SO4 विलयन। H2SO4 बच्चों क्या होता है? H2SO4 एक अम्ल होता है और अम्ल का pH मान हमेशा 7 से कम होता है, इसीलिए हम कहते हैं H2SO4 का विलयन 7 से कम, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेकंड लास्ट 9th, विकास के दृष्टिकोण से मानव के सबसे निकटवर्ती है। तो ऑप्शन देखते हैं, बंदर, चमगादड़, सी ऑप्शन खरगोश और डी ऑप्शन चिंपैंजी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन डी होगा वह बिल्कुल राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मानव का जो विकास है वह माना जाता है कि जो चिंपैंजी बंदर होते हैं उनसे इसका धीरे धीरे विकास हुआ, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी लगाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है। तो ये बच्चों रिपीट हो गया क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन था हमारा अभी थोड़ी देर पहले क्या था? क्वेश्चन नंबर 6, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें पूछा गया था न्यूनतम दूरी और इस क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों अधिकतम दूरी। तो हमने अभी बताया था जो स्पष्ट नेत्र या फिर स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, और जो अधिकतम दूरी होती है वह अनंत होती है। तो प्यारे बच्चों, शायद आप समझ गए होंगे। सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और इन 10 क्वेश्चन के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं आप शायद 20 क्वेश्चन और इसके अलावा सीख गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़ो और समझो और सीखो। ठीक है, धन्यवाद।